जो हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो हमारी खान पीन की आज की जो मिश्रित संस्कृति है उसके बारे में बात की गई है। मिश्रित संस्कृति मतलब कि आजकल हर जगह, हर घर में, हर ढाबे पर, हर रेस्टोरेंट में आपको कहीं भी किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का खाना खाने को मिल जाता है। तो यही जो है हमारी क्या है, खान पान की मिश्रित संस्कृति। तो देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे और किस तरह का खाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये भी हम देखेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। यानी कि ये कहाँ के खाना है, ये इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, ये हमारा जो खाना है ये है दक्षिण भारत का। तो अब ये केवल वहीं तक सीमित नहीं है, मतलब ये पूरे देश में और जगह जगह पर फैल चुका है और जगह जगह के लोग इसको पसंद करते हैं। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि जगह जगह आपको यहाँ पर भी ढाबे देखने को मिल जाएंगे और जहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी खाना खा सकते हैं। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। और उसी तरह जैसे हमारा यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है दाल, रोटी, साग, ये भी आपको दूसरी जगह जाकर खाने को मिल जाएगा। फास्ट फूड मतलब जो एकदम से इंस्टेंट पकने वाले या तुरंत पकने वाले जो भोजन होते हैं का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। इस ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। यानी नूडल्स और सूप वगैरह ये कहाँ का है, चाइनीज़ भोजन, लेकिन उसको भी अब हम बड़े शौक़ से हर जगह खा सकते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। यानी आपने देखा होगा मैगी 2 मिनट में तैयार। तो हमारे यहाँ भी अधिकतर बच्चे उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों के साथ साथ जो बड़े हैं वो भी उसको खाना पसंद करते हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध भी हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों का साथ साथ अब जो अन्य प्रदेशों के व्यंजन या पकवान हैं वो भी प्राय हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं और जो मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता है वो अपनी जगह बना चुकी है। तो कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, यानी कि जो ब्रेड वगैरह बड़े बड़े घरों में ही केवल खाई जाती थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही हैं, मतलब खाई जा रही हैं। तो खान पान की इसी बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक जो प्रभावित हुई है वो है नई पीढ़ी, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, क्योंकि अब उनको जो नए नए व्यंजन खाने को मिल जाते हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। यानी कि जैसा स्वाद और जैसी लागत उनमें पहली थी अब वो नहीं मिलती, उसमें केवल नाम ही रह गया है। यानी जो चीज़ें बची भी हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है, मतलब उनमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है
उसमें भी मिलावट बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो उससे क्या होता है, स्वाद पर फ़र्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी किसी के पास अब टाइम ही नहीं है। हर बंदा जो है वो जॉब करने वाला है, नौकरी करने वाला है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो सबके पास जो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हर कोई ऐसा व्यंजन बनाना पसंद करता है जो कम से कम समय में जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। दूसरी ओर वे देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्होंने बनाने पकाने में सुविधा हो, जिन्हें जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही तैयार की जाती है। यानी कि जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या ज़्यादा मुश्किल है जिनको बनाना, तो वो तो लोग कभी कभी ही बनाते हैं, केवल किताबों में पढ़कर। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है गए, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है कि फिर भी कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। क्योंकि कई जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे उनमें लागत ज़्यादा लगती थी, तो जिसकी वजह से महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो उस महंगाई की वजह से भी लोगों ने उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चे के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की खुशबू उठती है। यानी कि वहाँ जगह जगह के बच्चे होते हैं, तो वो अपना जगह जगह का स्थानीय व्यंजन वहाँ पर लेकर के आते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिलते हैं। मतलब कि बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। यानी कि उनका, लेखक का कहने का मतलब है कि जो हमारी मिश्रित ये संस्कृति पैदा हुई है खान पान की, उससे जो है एक दूसरे के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भावना है, जो प्रेम की या दोस्ती की, उसमें भी बढ़ावा हुआ है। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानने लगे हैं, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। यानी कि जिसे अब क्या कहते हैं, एथनिक कहकर पुकारने का चलन है। यानी जो भोजन या स्थानीय व्यंजन पुराने हैं, उनको अब क्या नाम दे दिया गया है, एथनिक। और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स में ऑर्डर पर मिलते हैं, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्राचार्य नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं, ये तो एक दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर लेखक अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि माना जो हमारे स्थानीय भोजन है वो आजकल बड़े बड़े होटलों में मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको घरों में बनाना बिल्कुल बंद ही कर दें। अच्छी तरह बनी बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। यानी कि हमारे यहाँ के जो व्यंजन हैं, जो पकवान हैं, उनका भी अब वही बुरा हाल है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यानी कि जो चीज़ें पहले हमारे यहाँ गली मोहल्लों में भी मिल जाया करती थी, अब वो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दुकानों पर बहुत ऊंचे रेटों में मिलने लगी हैं और गलियों से वो गायब होती जा रही हैं।
यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी कि हर प्रांत का या हर राज्य का या हर देश का जो खाना है, जो स्थानीय खाना है, वो वहाँ के वातावरण के अनुसार ही होता है। मतलब वहाँ के लोग जो जैसे वातावरण में रहते हैं उनके हिसाब से वो खाना उनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम अपने खाने को छोड़कर दूसरे देश का या दूसरे प्रांत का खाना खाएंगे तो वो हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा और वो हमें इस प्रकार नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ड-मड्ड होता रहता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे हम कहीं भी शादी पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अनेकों प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, सब्जियाँ या अन्य चीज़ें खाने को मिलती हैं। और क्या होता है, हम अपनी प्लेट में हर तरह की डिश, हर तरह का व्यंजन रखने की कोशिश करते हैं और उसको खाते हैं एक ही टाइम में। उससे क्या होता है, हम किसी भी एक व्यंजन का जो स्वाद है वो प्रॉपर यानी पूरे तरीके से नहीं ले पाते और हमारा जो वो खाना है एक दूसरे में उसका स्वाद मिक्सअप हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट थी और कौन सी नहीं थी। तो खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। यानी कि एक तरफ हम बिल्कुल एकदम गर्म चीज़ खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और दूसरी तरफ हम तुरंत ही आइसक्रीम खा रहे हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक का जो कहने का मतलब है आपको समझाने का वो यही है कि हमारा जो खान पान है जिस तरीके से बदलता जा रहा है, हमारे स्थानीय खान पान जो जिस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है।